गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेल चैप्टर का जो थर्ड यूनिट हमने स्टार्ट की है उसका पार्ट 3 करेंगे, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का हमने कर लिया था स्ट्रक्चर अपने पिछले वीडियो में। आज हम करेंगे यूकैरियोटिक सेल्स का स्ट्रक्चर, लेकिन ये हमारा आज पूरा नहीं होगा क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में सारे सेलुलर ऑर्गेनेल्स भी आते हैं जो वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल जो है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? सेल मेम्ब्रेन्स हैं, इसके बाद जो सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं या हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं उसको। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में हमारे पास आएंगे सारे सेल ऑर्गेनेल्स और फिर आएंगे सेल इंक्लूजन्स, तब हमारा ये कंप्लीट होगा। तो यूकैरियोटिक सेल में सबसे पहला है सेल मेम्ब्रेन्स। हर एक सेल जो है एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। वो मेम्ब्रेन थिन, इलास्टिक और ट्रांसपेरेंट होती है, सेमी परमिएबल, रीजनरेटिव, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लीमा के नाम से भी जानते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द सेल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को अलग करती है। मटेरियल की एंट्री और एग्जिट उसको भी कंट्रोल करती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब आया था 1950s में, तो उसके एडवांसमेंट के साथ जो है इसका डिटेल स्ट्रक्चर स्टडी किया गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी किस चीज़ की होती हैं, इनका स्ट्रक्चर है क्या। तो स्ट्रक्चर जो स्टडी किया ह्यूमन आरबीसी में, तो कंक्लूड किया कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड्स की बाइलेयर के साथ प्रोटीन एम्बेडेड होती हैं, उनके कंपोजिशन से बनती है। बाद में सेल मेम्ब्रेन में ये बताया गया कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों ही होते हैं। लिपिड जो थे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में देखे गए, ये एम्फीपैथिक इन नेचर थे। मींस इनके दो हाइड्रोफिलिक तो एंड था एक, और एक हाइड्रोफोबिक एंड था। हाइड्रोफिलिक एंड जो था ये वाटर लविंग हेड है और ये टेल है। जो हाइड्रोफोबिक है तो जो वाटर रिपेलिंग होती है। हाइड्रोफोबिक हेड ऑलवेज फेसेस टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, और जो हाइड्रोफोबिक एंड है दैट ऑलवेज फेसेस टुवर्ड्स द इनर साइड। जो लिपिड की कंपोजिशन है, मॉलिक्यूल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन वेरी करता है, सेल टू सेल। प्रोटीन के अगर बात की जाए तो प्रोटीन जो है उनकी रेशियो प्रोटीन और लिपिड जो है ये भी सेल टू सेल वेरी करती है। ह्यूमन बीइंग्स में जैसे फॉर एग्जांपल इराइथ्रोसाइट्स में अगर हम देखें तो 52% प्रोटीन है और 40% लिपिड्स हैं। प्रोटीन्स भी दो तरह की मिलती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के अंदर, एक इंटेग्रल प्रोटीन्स और एक एक्सटर्नल प्रोटीन्स या पेरिफेरल प्रोटीन्स। इंटेग्रल प्रोटीन्स को हम इंट्रिंसिक प्रोटीन्स के नाम से भी जानते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स को हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। इंटेग्रल प्रोटीन जो हैं ये स्ट्रॉन्गर एसोसिएशन के साथ होती हैं मेम्ब्रेन में, और ये पूरी तरह से भी एम्बेडेड हो सकती हैं लिपिड्स के अंदर और हाफ भी हो सकती हैं। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो हैं ये वीकर एसोसिएशन के साथ होती हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस के साथ होती हैं। फिर आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये लगभग 1 to 5% केमिकल कंपोजिशन में होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, और ये एसोसिएट होते हैं फॉस्फोलिपिड्स के साथ और पेरिफेरल प्रोटीन्स के साथ, या तो ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म में या ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्म में। ये जो स्ट्रक्चर दिया गया, इस स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए जो है, इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है इट इज़ द वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस मॉडल के अनुसार, ये मॉडल सबसे पहले हमें सिंगर और निकोलसन ने 1972 में दिया था।
अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल जो लिपिड बाईलेयर हैं और इंटेग्रल प्रोटीन, ये मोज़ेक अरेंजमेंट होता है इनका, और ये लेटरल मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाईलेयर को सपोर्ट करती हैं। फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन की अगर बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, इसका आपने डायग्राम भी बनाना है और ये पेपर में आपको आ भी जाता है। फिर आती है फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन कि इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों कहा गया। फ्लूइड क्या होती है, जो ना लिक्विड होती है ना सॉलिड होती है। तो फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन, जो फ्लूइड नेचर है मेम्ब्रेन की, इस मॉडल के अनुसार ये है कि मेम्ब्रेन जो है वो फ्लूइडी है, थोड़ा उसमें मूवमेंट होता रहता है विद इन द मॉलिक्यूल्स। फ्लूइड नेचर जो है मेम्ब्रेन की, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंटरेक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे कि इंट्रासेलुलर जंक्शंस की फॉर्मेशन होना, सेल ग्रोथ, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीज़न एट्सेट्रा। अब जो सब्सटेंसेस का पैसेज है मेम्ब्रेन के जो आर पार है, ये दो मेथड से हो सकता है, या तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होगा या पैसिव ट्रांसपोर्ट से होगा। एक्टिव का मतलब ये होता है जो एनर्जी एक्सपेंडिचर के साथ हो, पैसिव विदाउट एनर्जी एक्सपेंडिचर। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि एनर्जी जब प्रोवाइड की जाती है तो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट होता है, लो टू हाई। और इसके लिए एटीपी जो है वो एज एनर्जी रिक्वायरमेंट हम यूज़ करते हैं, एटीपी। और इसका एग्जाम्पल है सोडियम आयन और पोटाशियम आयन एक्सचेंज पंप ऑन द सेल मेम्ब्रेन्स। पोलर मॉलिक्यूल जो हैं उनको एक कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत होती है जो ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करते हैं। फिर आता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है हमारे पास, पैसिव ट्रांसपोर्ट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। ये जो है 3 टाइप्स का हो सकता है, ऑस्मोसिस, सिंपल डिफ्यूज़न, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। ऑस्मोसिस जो है ये प्रोसेस है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स पास होते हैं थ्रू ए मेम्ब्रेन फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। डिफ्यूज़न, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं क्रॉस द मेम्ब्रेन along the concentration gradient that is from high to low. Facilitated diffusion जो है, इस प्रोसेस में molecules transported along concentration gradient by the help of ion channels and permease. इसमें कोई भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। अब है सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या क्या फंक्शन हैं हमारे पास। सेल मेम्ब्रेन जो है सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, सिलेक्टेड सब्सटेंसेस को मूव करने में हेल्प करती है क्रॉस इट। सेल को इंजरी से प्रोटेक्ट करती है। मेम्ब्रेन जो है इनमें कैरियर प्रोटीन्स होती हैं जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं। एंजाइम्स होते हैं मेम्ब्रेन के ऊपर, जो कुछ रिएक्शन जो कि सरफेस पे होती हैं इनके, एटीपीएस फॉस्फेटेस एंजाइम है जैसे, ये प्रेजेंट होता है। फिर आती है हमारे पास सेल वॉल। सेल वॉल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, और ये देखा था कि ये बहुत हार्ड और नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है जो कि आउटर कवरिंग बनाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर। प्लांट्स और फंजाई में ही ये पाई जाती है। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेल वॉल को अगर हम देखें तो ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, लेकिन ग्रोथ के कैपेबल भी होती है, और ये शेप प्रोवाइड करती है किसी भी सेल को, प्रोटेक्शन देती है मैकेनिकल डैमेज से, इन्फेक्शन से, और सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी हेल्प करती है। इसकी अगर हम केमिकल कंपोजिशन देखें तो सेल वॉल जो एल्गी की है वो सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स, मिनरल्स की बनी हुई होगी, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह। और अगर हम पौधों में देखते हैं, प्लांट्स में, तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज। बैक्टीरिया में म्यूरिन की, पेप्टाइडोग्लाइकिन की एट्सेट्रा। फंगस में काइटिन की। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल,
अगर देखें तो जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है उसमें एक आता है मिडल लैमेला। 3 लेयर में बनती हैं ये, मिडल लैमेला, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। इसके स्ट्रक्चर में 3 होते हैं ये। जो मिडल लैमेला होती है, मिडल लैमेला ये वो लेयर है जो मेनली कैल्शियम और मैग्नीशियम की बनी हुई होगी, पैक्टेट की, कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट। इसका काम होता है 2 एडजॉइनिंग सेल को सीमेंट करना, आपस में 2 एडजॉइनिंग सेल्स को जोड़ना। एंड और इसमें जो हैं प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं जो साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल को कनेक्ट करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल जो है ये इन मिडल लैमेला के अंदर की तरफ को बनती है। यंग और ग्रोइंग सेल्स में ये ग्रोथ और एक्सटेंशन दोनों के कैपेबल है। और जो सेकेंडरी सेल वॉल है, ये थिक सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो टुवार्ड्स द इनर मेम्ब्रेन, फॉर्म्ड इनर टुवार्ड्स द मेम्ब्रेन टू प्राइमरी वॉल। और ये फुली मैच्योर्ड, जैसे ही सेल पूरा तरह मैच्योर हो जाता है और इसकी ये तब बनती है, इसकी कंपोजिशन सेम रहती है प्राइमरी वॉल की तरह। सेल वॉल के फंक्शंस में सेल वॉल जो है ये प्रोवाइडिंग डेफिनेट शेप टू द सेल, प्रोटेक्ट द प्रोटोप्लाज्म अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी, डैमेज, इन्फेक्शन एट्सेट्रा। सेकेंड, it also helps in cell to cell interaction. Third, it provides barrier to undesirable macromolecules and attack of pathogens. तो ये पैथोजेंस से के अटैक के लिए और जो मैक्रोमोलिक्यूल्स अनडिज़ायरेबल हैं उनसे प्रोटेक्शन देती है। आज हम इतना ही करेंगे, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू।